दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से आपको इरेशनैलिटी का प्रूफ लेकर के आना है, क्या अजम्पशन है और कौन सी 4 लाइन आपको लिखने की ज़रूरत है। आज इसकी अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर अपने वो जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, होने में ये आसान होते हैं, लेकिन इसका भी आपको प्रूफ किस तरीके से लिख करके आना है, एग्जाम में कैसे लिखोगे तो कोई आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये है हमारा लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हालचाल है दोस्तों। वेलकम टू द 10th टॉपर्स क्रैश कोर्स। आज है हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ रियल नंबर्स। दोस्तों छोटा सा वीडियो होने वाला है, मतलब पिछले वाले 2 वीडियो की तरह थोड़ा बड़ा नहीं होगा। पिछले वाले वीडियोस में हमने थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर ली थी, हर तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी, अच्छे से किए भी थे। आज उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होने ही नहीं वाले हैं। सिंपल सा टॉपिक है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी अपने को पढ़ना है। सब लोग एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हैं, मार्क्स लूट के लेके जाते हैं, आप लोग भी लेके जाना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसको करने कैसे, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करें। उससे पहले मेरा नाम विक्रांत किरार है, आ जाओ, बस इतना ही है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या किया था। हमने करी थी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। देखते हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझ में आई है कि नहीं आई। ये थोड़ा केस बेस्ड उन्होंने बना करके दे दिया है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस या तो आप ये वाला करो या फिर ये वाला कर लो, ऐसे और करके भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। अपन तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब एक बार आप रिवाइज करो, कोशिश करने की कोशिश करो, मतलब कोशिश करने की क्या कोशिश करनी, कोशिश करो इसको खुद से सॉल्व करने की। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। करा जाए दोस्तों सॉल्व। कैसा लग रहा है वर्ल्ड प्रॉब्लम से। ऑन वर्ल्ड लिटरेसी डे अ स्कूल डोनेट्स बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो कुछ पब्लिक लाइब्रेरी में किताबें डोनेट की जा रही हैं। द नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड आर, इंग्लिश की 96 है, साइंस की 300 है, मैथ्स की 336 है। तो अपने काम का कुछ डेटा आ चुका है, इसको मैं कहीं कहीं लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि यार जगह की कमी है, आज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास इंग्लिश की कितनी है 96, साइंस की कितनी है 300, और हमारे पास मैथ्स की कितनी है 336। करना क्या चाहते हैं फिर। द बुक्स आर टू बी अरेंज इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है, गड्डी होती है किताबों की। ये देखो किताबों की गड्डी लगी हुई है, एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैक। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, स्टैक में कम से कम किताब नहीं होनी चाहिए, है ना। स्टैक में तो जितनी ज़्यादा किताबें रख पाओ उतना अच्छा, क्योंकि ज़्यादा किताबें आप रखोगे तो फिर नंबर ऑफ स्टैक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एक ही ढेर बड़ा हो जाएगा तो नंबर ऑफ ढेर कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो और इस तरीके से करना है दैट ईच स्टैक कंटेन्स बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज द सेम। तो बहुत सारी गड्डियाँ बनने वाली हैं। कुछ गड्डी इंग्लिश की होंगी, कुछ गड्डी साइंस की होंगी, कुछ गड्डी मैथ्स की होगी। हर गड्डी में नंबर ऑफ किताबें बराबर होनी चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट आपस में मिक्स नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे इसका एक सिंपल सा अब यहाँ पे हमको देखो बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है, तो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाने जाओगे, पहली बात तो पूछा गया है, अलग अलग तरह की चीज़ें पूछी है, अलग अलग तरीके के आंसर हैं, आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स लगा नहीं सकते। तो ऐसे में हमें सोचना पड़ता है दोस्तों, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं। हमें बहुत सारी गड्डियाँ बनानी है। हमें या तो ये पता करना चाहूँ कि यार टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने आने वाले हैं, या मैं ये सोचूं कि एक स्टैक में कितनी किताबें रख दूं। तो हम यहाँ पर यही सोचते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक, लेट द नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक, एक गड्डी में कितनी है उसको बोल देते हैं बी एक्स। एक्स है मान लो एक गड्डी में। तो भाई इंग्लिश की जो किताबें हैं 96, वो भी एक एक्स का मल्टीपल होगा कि भाई 5 गड्डी है तो 5x बोल दिया, 4 गड्डी है तो 4x बोल दिया, है ना। साइंस का है वो भी एक्स का मल्टीपल होना चाहिए, तो 300 भी एक्स का मल्टीपल होगा। 336 मैथ्स वाला भी इसका स्टैक होगा, हाँ मतलब इसका मल्टीपल होगा। जैसे कि मान लो 16 गड्डियां लग गई मैथ्स की किताबें बनाने में, तो 16x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ये तीनों नंबर x के मल्टीपल है। या फिर हम ऐसे समझे, यार ये तीनों
इसके मल्टीपल हैं, यानी कि ये इन तीनों को डिवाइड करता है, यानी कि ये इन तीनों का फैक्टर है। और हम चाहते हैं कि एक गड्डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ किताबें आ जाए, मैक्सिमम नंबर की किताबें आ जाए एक गड्डी में, तभी तो गड्डियां कम बनानी पड़ेंगी। आप गड्डियां छोटी ला बना दोगे तो आपको बहुत सारी गड्डियां बनानी पड़ेंगी। तो हम चाहते हैं ये एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। एक्स इन तीनों का फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर है। एक्स सबसे बड़ा फैक्टर है कॉमन में भी, तो वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे x इज इक्वल टू एच सी एफ। किसका किसका एच सी एफ है भाई? इन तीनों नंबर का है। तो यहाँ लिखेंगे 96 क्या है 300, और फिर उसके बाद आ जाता है 336। ये हमको फाइंड करना है। ये तो हो गया अपना समझने वाला तरीका। एग्जाम में बस आपको इतना ही लिखने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, फिर सोल्यूशन करेंगे। चलो जरा शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से देखें। शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक में भी हमें पहले पता करना होता है कि हम फाइंड क्या करना चाहते हैं। तो हम सच में फाइंड करना चाहते हैं कि भाई एक हमारे पास स्टैक में कितनी किताबें हों। हम टोटल नंबर ऑफ स्टैक को आंसर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई हमारा आंसर है एक गड्डी में कितनी किताब रख रहे हैं। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, एक गड्डी में जितनी किताब हैं वो इन तीनों गिवन वैल्यू से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है? बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है? भाई एक गड्डी में एक ही तरह की किताब होंगी, मान लो इंग्लिश की ही किताब होंगी उसमें, तो अगर इंग्लिश की ही किताबें टोटल ही 96 हैं तो 96 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो यानी वो उससे छोटा ही होगा। जैसे मान लो एक गड्डी में 6 किताब हैं या 12 किताब है, ऐसा कुछ नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई हमारा जो भी आंसर आएगा, आंसर इस केस में क्या है एक्स, आंसर जो कि हमारा एक्स है वो छोटा है देन द गिवन वैल्यूज। और जब भी ऐसा होता है दोस्तों, इसका मतलब हमें यूज़ करना होता है HCF। ये लग गई अपनी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है भाई आंसर आपने माना किसको है, सही चीज़ को आंसर मानना, फिर वो गिवन वैल्यू से छोटा यानी कि HCF लगेगा। तो हमने एग्जाम में कैसे लिखना है, शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कर ली। अभी 4 इसके ऑप्शन है, इसको अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इनका वो पता करना पड़ेगा। एचसीएफ है क्या? हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक, यानी कि हमें एक स्टैक में यानी कि एक्स की वैल्यू पता करनी है। चलो इनको इनका फटाक से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। जगह तो यहाँ पे देख नहीं रही है। 96, 300 एंड 336। 96, 300 एंड 336। आओ 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 यार ये जाता है 2 से जाएगा 48 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 12 आएगा, फिर 2 से जाएगा अब क्या आएगा 6 आएगा, फिर 2 से आएगा 3 आएगा, फिर 2 से आएगा 1 आएगा। ओके 300 पे आए। 300 मैं पहले इसको 3 से कर दूंगा। 3 से किया 100 आ गया, फिर 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से एक और बार कर देंगे 1 आ जाएगा। लास्ट क्या है 336। ओहो इसको भी पहले 3 से कर देता हूँ, आसान दिख रहा है। 1 1 2, फिर अब ये 2 से जाएगा तो बचता है 5 6, फिर 2 से जाएगा ये इधर 28, फिर 2 से जाएगा 1 4, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। चलिए हमारे पास नंबर्स लिखते हैं हम एक तरफ। 96 इज इक्वल टू 96 के प्राइम फैक्टर्स में 2 ही आया है बस। कुछ गलत कर दिया, 2 और 3 है भाई यहाँ पे। हाँ वही कहूँ क्या कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, तो इसको लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। पावर्स चढ़ा देंगे यहाँ पर। 2 आया है 5 बार, 3 आया है 1 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 336, 336 देखो नंबर के नीचे नंबर, इन प्राइम फैक्टर्स के नीचे प्राइम फैक्टर्स। 2 के नीचे 2 कितनी बार? 1 2 3 4, फिर 3 आया 7 आया, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 4, बाकी 1 एंड 1। एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नंबर क्या है 300। 300 को भी देख लो दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 आया था 2 बार, 5 आया था 2 बार, 3 आया था 1 बार। खत्म। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है HCF। HCF इज इक्वल टू सारे प्राइम्स देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। छोटी पावर HCF में जड़ दी है छोटी पावर। क्या है? 2 की पावर में सबसे छोटा ऑप्शन है 2, 3 की पावर में सबसे छोटा ऑप्शन है 1,
7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0। 5 की पावर यहाँ 2 था, यहाँ 5 0 है, यहाँ भी 5 0 है तो 0। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाता है HCF इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 12। खत्म। HCF की वैल्यू आ गई है 12। यहाँ पे मैं सीधे आंसर मार्क करूंगा, HCF इज इक्वल टू 12। आ गया आंसर। पार्ट 1 का अपने पास आंसर आ चुका है, पार्ट 1 का अपने पास आंसर आ चुका है। ये लो, पार्ट 1 अपना खत्म। पार्ट 2 देखते हैं। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज फॉर मैथमेटिक्स बुक्स? मैथ्स की किताबों के लिए कितनी गड्डियां बनानी पड़ी? जरा देखो, हमारे पास मैथ्स की 336 किताबें थी, एक गड्डी में 12 किताब आ रही थी, तो टोटल कितनी गड्डियां लगानी पड़ेंगी? तो देखो, मैथ्स वाला पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स का जो स्टैक होगा वो होगा 336 टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाई एक में आती हैं 12। तो ये जो नंबर आने वाला है दोस्तों, ये कितना आ रहा है, यहाँ से दिख जाएगा मुझे। मैथ्स 336, इसमें 12 है तो 2 इंटू 4, 4 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28। दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 28। ज़रा चेक कर लो 28 की आ रही है कि नहीं आ रही है। और नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स यूज टू अरेंज ऑल द बुक्स। सारी किताबों को अरेंज करने के लिए कितनी गड्डियाँ लगेंगी? भाई मैथ्स के हमने निकाल ली, सारी निकाल लो, सारी निकालो। मैथ्स के बाद साइंस के लिए मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। साइंस की किताब कितनी थी? 300। 300 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4, या फिर इसी को लिख सकता हूँ मैं 25, है ना? ठीक है, 25 यहाँ पर थी, फिर 28 यहाँ पर हो गई, सही चल रहा है। और उसके बाद इंग्लिश की भी निकाल ही लो। इंग्लिश की हमारे पास 96 किताबें, अरे 96 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाता है 120 में से 8 करेक्ट। हमारे पास इस तरीके से 3 सब्जेक्ट की अलग अलग गड्डियाँ आ गई। इंग्लिश की कम किताबें थी, इंग्लिश की गड्डी कम है। साइंस की ज़्यादा किताबें थी, साइंस के लिए 25 गड्डी लगानी पड़ी। मैथ्स की सबसे ज़्यादा किताबें थी, मैथ्स के लिए 28 गड्डियाँ लगानी पड़ गई। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितना है? साइंस प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, और ये तीनों के तीनों कितने हो गए? साइंस था हमारे पास 25 प्लस मैथ्स थी 28 प्लस इंग्लिश थी मेरे पास 8। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आया था? 25 25 कितना था? 50 50 प्लस 3 53 और 8 61। 61 इज द करेक्ट आंसर। और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट अच्छा है। इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक। अब देखो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पर गड्डियाँ बनाई हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखना। यार मैं अब इसको मिटा दूँगा, यहाँ से इसको मिटा दूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लो चलो, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। मान लो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश की मोटी कितनी है? इफ़ द थिकनेस ऑफ ईच ऑफ इंग्लिश की है 1.8 सेंटीमीटर। यार इंग्लिश की जो गड्डी है उसमें एक गड्डी में हमने 12 किताबें लगाई हैं। ऐसे नहीं, खूब सारी किताबें रखी हुई हैं। अब मैं पूरी की पूरी 12 नहीं बना रहा, समझ जाओ, फील करो, बहुत सारी हैं। एक गड्डी की हाइट कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर। टोटल गड्डी की हाइट कितनी हो जाएगी? भाई जितनी किताबें उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक गड्डी में किताबें कितनी निकाली हैं? अभी तो निकाली थी, एक स्टैक में 12 बुक्स है, तो यहाँ से जो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास इंग्लिश का जो स्टैक आएगा, है ना, इंग्लिश के लिए जो वैल्यू हो जाती है, अब ये करना पड़ेगा यार अपने को। 1.812 मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3 और 18 x 6 1, और सॉरी यहाँ पे बनाएगा तो यहाँ 2 आएगा, 21.6 सेंटीमीटर। इंग्लिश का आ जाता है मेरे पास 21.6 सेंटीमीटर इंग्लिश स्टैक। चलिए नेक्स्ट बताओ, अगला क्या है हमारे पास? अगला है इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर कौन है?
2.2 वाला कौन है? साइंस, और 2.5 मैथ्स है। साइंस, देखो साइंस का है 2.2 सेंटीमीटर का, और साइंस के स्टैक में कितनी किताब है यार? सब्जेक्ट अलग अलग हो, हर एक सब्जेक्ट का जो गड्डी है उसमें सेम नंबर ऑफ किताब हैं, जो कि है 12, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, है ना। 2.2 2.2 2.2 ऐसे 12 किताब रखी हैं, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 2.2 इंटू 12, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है दोस्तों? 2.2 इंटू 12 करोगे आप, 2 2 4, 2 2 4, और 2 ये आ जाता है 264, 26.4 सेंटीमीटर साइंस की हाइट आ गई, साइंस स्टैक। ठीक है, और बचता है अपना नेक्स्ट, और बचता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट, विच इज मैथ्स। मैथ्स की किताब सबसे मोटी थी, मैथ्स स्टैक। अगेन एक किताब थी 2.5 सेंटीमीटर की, टोटल कितनी किताबें लगी हुई हैं? 12। तो टोटल जो हमारे पास हाइट हो जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों आपकी बार 30 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में? बहुत ही सिंपल है भाई, एक किताब की हाइट अगर मुझे पता है तो टोटल नंबर ऑफ किताबें सबकी गड्डी में, साइंस की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, सबकी नंबर ऑफ बुक्स तो उसमें 12 ही आनी है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, अक्सर सारे के सारे ऐसे चार चार नहीं आते, 3 ही आपको पार्ट करने होते हैं, तो जो भी करने होंगे इस तरीके से अपन अप्रोच कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इतने सारे आंसर्स निकल के आए हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक किस वाले आंसर के लिए लगाते हैं? हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारा जो आंसर है वो गिवन वैल्यू से कम होना चाहिए, कौन से आंसर की बात हो रही है दोस्तों? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से शॉर्ट ट्रिक लगेगी एंड अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिख लो, लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन भी लिख लेना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेना और ये आंसर्स भी लिख लेना। लिख लिए? दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, एंड दिस इज आवर आंसर, एंड दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। चलो, अब आते हैं अपन अपने काम की चीज़, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी किया जाए। क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? इरेशनल, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो यार ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, हेडिंग लिखो पहले तो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? मान लो तुम लोग गए एक पिज्ज़ा खाने, ठीक है, 4 दोस्त गए पिज्ज़ा खाने, एक पिज्ज़ा है, कितना आएगा एक दोस्त के हाथ में है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास हम बोलेंगे 1 पिज्ज़ा, 1 पिज्ज़ा 4 फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास पर हेड कितना आने वाला है? 1/4। एक पिज्ज़ा को 4 लोगों में डिवाइड किया है। ये एक लॉजिक लगाया मैंने कि यार एक पिज़्ज़ा को 4 लोगों में डिवाइड किया है, एक रैशनल लगाया। रैशनल का मतलब ये होता है थोड़ा दिमाग लगा रहे हो आप, कुछ थिंकिंग कर रहे हो वहाँ पे, है ना, लॉजिक लगा रहे हो। तो इस टाइप की जो रैशनल होता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे मान लो फिर पिज़्ज़ा का बिल आया, पिज़्ज़ा का बिल आया, एक पिज़्ज़ा कितने का होता है? 399 का आया। अब ये भी 4 दोस्तों में ही, है ना, ये भी 4 दोस्तों में ही डिवाइड होना है। तो भाई हर इंसान कितना पे करने वाला है? तो वो आपके पास आएगा भाई, पर हेड जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो आएगी 399 जो था, उसे भी तो 4 लोगों में डिवाइड करो, उससे ही तो पता चलेगा। कभी कभी ये वैल्यूज डेसिमल में आ जाती हैं। अगर यहाँ पे एक अकेला ही इंसान खा रहा होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक ही इंसान है, उसी से डिवाइड होगा, तो फिर वो पूरा 399 ही होता। उस केस में डेसिमल वैल्यू नहीं आती, उस केस में डेसिमल वैल्यू नहीं आती। तो अभी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे रैशनल रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, जिनको फ्रैक्शन बोला जाता है। P/Q की फॉर्मेट देखो, 1/4, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, 399/4, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, और ऊपर डेसिमल नहीं लिखा हुआ, ये भी डेसिमल नहीं लिखा हुआ है ना। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वेयर P एंड
क्यू आर इंटीजर्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो भी लिख देंगे, एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। खत्म। ये हो गई रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, ये हो गई अपनी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, रैशनल नंबर की तो लिखवा दी डेफिनेशन, इरैशनल की लिखवाओ। इरैशनल की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है वो सब इरैशनल है। ठीक है, जो रैशनल नहीं है वो सारे के सारे इरैशनल है। कौन कौन से होते हैं अपने इरैशनल, आओ देख लेते हैं, थोड़ा देखें। इरैशनल, अब इरैशनल आप लोग को वैसे तो दोस्तों मालूम होगा, एक इरैशनल नंबर से आप डील करते आए हो जो है पाई। पाई को कुछ लोग बोलते हैं अच्छा पाई तो रैशनल होता है, पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, है ना, ये देखो पी बाई क्यू फॉर्मेट में आ गया। दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए बता देते हैं। एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेशन करा हुआ है हम लोगों ने, कोई बात नहीं। और कौन कौन से होते हैं, एक दोस्तों आपने नंबर का नाम सुना होगा ई, जिससे अगर आप मैथ्स लेते हो 11th 12th में आपका पाला पड़ेगा इससे, अभी के लिए भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, बस बता रहा हूँ मैं इरैशनल क्या होता है। ठीक है, और कौन से देखे आपने इरैशनल, और देखे होंगे अंडर रूट 2 इरैशनल होता है। इसमें भी आप बोल सकते हो, लॉजिक तो है इसमें भी कि यार 2 का स्क्वायर रूट कर दो वो अंडर रूट 2 हो जाता है, ये भी तो लॉजिक है। हाँ है कहने में, पर अब इतना ज़्यादा इसकी बाल की खाल मत निकालो यार, किसी ने डेफिनेशन बना रखी है उसको रहने दो। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट 2 होता है। सिमिलरली हमारे पास रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, बहुत सारे इस तरीके के वैल्यूज हो सकती है। क्या रूट 4 हमारे पास इरैशनल होगा? क्या रूट 4 इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके बोल सकते हो 2, और 2 को आप लिख सकते हो 2/1, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट के अंदर हर एक चीज़ इरेशनल नहीं होती, ठीक है, तो ये भी इरेशनल नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी लिख दो भाई रूट 4 इज नॉट इरेशनल, रूट 4 इज नॉट इरेशनल। फिर कुछ आपने ऐसे सुने होंगे हमारे पास, ऐसे क्यूब रूट नाम की चीज़ होती है, क्यूब रूट 2 हो गया, और ऐसे फिर आप फिर यहाँ पे 5 वाला रूट भी लगा दो, कुछ भी लगा दो यार, बनाते चलो, ऐसे कोई कमी नहीं है। इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं, इनकी भी कोई कमी नहीं। तो क्या हम सबको इरेशनल प्रूव करना है? नहीं, हमारा बहुत छोटा सा काम है, हमारा बहुत छोटा सा काम है दोस्तों, खुश हो जाओ, हमें बस इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इसको इरेशनल प्रूव करना है। इनको नहीं करना, इनको नहीं करना, बस इनको करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका, उसी तरीके से करेंगे, एक स्टैंडर्ड तरीका उसी तरीके से करेंगे। पहले तो ये डेफिनेशन डेफिनेशन का खेल है, जो इसको लिख लो, हमें बस इतना सही करना है ना, हमारे हमारे काम के इरैशनल नंबर्स लिख लो, लिखो, लिखो, लिख लो, हेलो दोस्तों, लिख लो। प्रूव कर रहा है, प्रूव पर ऐसे नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्स, कुछ अपने आप को हम इक्विप कर लें, भाई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं। एग्जाम्स देखो, एक चीज़ होती है, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A ऑल्सो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पहली बात तो इनकम्प्लीट है, इसको अभी कंप्लीट भी मैं कराऊंगा, करा ही देता हूँ पहले, है ना, वेयर P इज अ प्राइम, ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। चलिए, तो ये आया कहाँ से भाई? अगर ए स्क्वायर है, उसको कोई चीज़ कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप करोगे, है ना, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, क्योंकि वो स्क्वायर है तो उसमें जितने भी प्राइम होंगे सब डबल डबल बार आ रहे होंगे। ए स्क्वायर का प्राइम जब आप करोगे, उसमें जितने भी प्राइम है सब डबल डबल बार आ रहे होंगे। जैसे 2 है तो 2 भी 2 बार आएगा, अगर 3 है तो वो भी 2 बार उसको आना ही पड़ेगा, हो सकता है एक बार और आ जाए, ठीक है, पर दो दो के पेयर में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कोई बता सकता है? क्योंकि भाई कोई एक ए नंबर रहा होगा जिसमें ऐसे सिंगल आता होगा 2 × 3 × 3। अगर आपने इसका स्क्वायर किया है तो सारे के सारे प्राइम डबल हो जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं कि यार एक पी प्राइम था, मान लो वो पी की वैल्यू 2 ही थी, अगर वो इसको डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, यानी कि वो इसको काट रहा है, तो भाई अगर यहाँ पे हर एक चीज़ डबल है तो कम से कम इसमें भी होगी ही सही। अगर आप इसे डिवाइड कर सकते हो तो इसको भी डिवाइड कर ही सकते हो,
दैट्स इट, बस यही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, है ना। एक्जियम लेकर के चलते हैं, या आप सीधे स्टेटमेंट लगा देना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसका कुछ एग्जाम्पल देख करके देखते हैं। जैसे अगर हमारा अगर 9 के स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 3 एक प्राइम नंबर है, 9 के स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या होता है ये 81। 81 कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये जो 9 है, 9 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। बस यही अपना एक्सियम है, और कोई चीज़ यहाँ पर अपने को नहीं लगानी है, और कोई चीज़ अपने को यहाँ पर नहीं लगानी है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों अपने को काम आने वाली है, दूसरी एक और चीज़ अपने को काम आने वाली है, जिसके बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है को प्राइम्स, ठीक है। को प्राइम्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, जो आपस में कटते पिटते नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देना, उनका HCF इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि भाई 1 तो पूरी दुनिया में सबका फैक्टर है, वो तो सबका ही होगा। को प्राइम्स क्यों काम आने वाला है को प्राइम दोस्तों, अभी हम कुछ कुछ जो प्रूव करने जाएंगे ना, तो आप देखोगे कई बार ऐसे नंबर आ जाएगा, जैसे 25 डिवाइडेड बाय 15 आ गया, ठीक है। अभी ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम इस रैशनल नंबर में आप देख सकते हो 5 से दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म तक लेकर के आएंगे। भाई काटो आप इनको, जितना काट सकते हो तब तक काटते जाओ, तब तक काटते जाओ जब तक ये कोप्राइंस ना बन जाए, जैसे ऊपर 5 और नीचे 3 आ गया, अब ये नहीं कट रहे, तो अब मैं बोलूँगा भाई हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, इसको मैं बोलूँगा दिस इज कोप्राइम्स। कौन कौन कोप्राइम है यहाँ पे, 5 और 3, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसी चीज़ का तो इस्तेमाल करते हैं अपन। अभी जब प्रूफ करने जाएंगे अपन कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने मान लिया ये रैशनल है, यानी पी बाई क्यू फॉर्मेट का है, और हम बोलेंगे पी बाई क्यू को प्राइम है, तो हम यहाँ पे ये नहीं ले रहे, हम उसको काट पीट के छोटा कर देंगे। अब बोलेंगे देखो दोस्तों इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर हम कुछ कुछ चीज़ें करेंगे और बोलेंगे देखो अरे इनका तो कॉमन फैक्टर निकल आया, हम बोल रहे थे ये तो को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर फैक्टर निकल आएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि माना कुछ और उसका उल्टा निकल आया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हम जो मान के चले थे वैसा तो नहीं हुआ, ये तो अलग बात हो गई, यानी गलत मान के चले थे, इसका मतलब जो माना था उसका उल्टा सही होगा, ऐसे करके रैशनैलिटी प्रूव की जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोप्राइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपके पी बाई क्यू फॉर्मेट में अगर आ रहा है ऊपर नीचे कुछ है, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो दीज आर नॉट को प्राइम्स, नॉट को प्राइम्स, और ये वाले हमारे को प्राइम्स हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलो इसी बात पे मेरा चाय पीने का टाइम हो गया है, और उसके बाद अपन इसको शुरू करते हैं। पहला अपने को जो प्रूव करना है, √2 इज इर्रेशनल। देखो दोस्तों √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे ही सवाल आते हैं, और इन सवालों में हम डायरेक्टली इसको प्रूव तो कर नहीं सकते, हम इसका उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के प्रूव करते हैं। तो पहले मैं चाय पी लूँ, और मैंने तुम लोग को कल बताया था ना मेरे को ठंड लग गई थी, तो मैं स्वेटर पहन के आया था। अब बोलो आज क्यों नहीं लग रही ठंड, गर्मियों में आ गई क्या? नहीं, मैंने नीचे पैरों में हीटर रख लिया इधर, तो इसलिए मैं इस कोने में अक्सर आपको आज इधर ज़्यादा दिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे हीटर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यार जुगाड़ करने पड़ते हैं। स्वेटर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं हीटर लगा करके पढ़ाऊँगा। आप लोग को सर्दियों का क्या जुगाड़ पसंद है हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। चलो इसको करा जाए, तो चाय का कप गायब करते हैं। चलो गाइस इसको शुरू किया जाए। हमें प्रूव करना है कि यार √2 इरेशनल है। अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, हम उल्टा मान लेते हैं और फिर उसको गलत प्रूव कर देते हैं। तो उल्टा क्या होगा, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई √2 को इरेशनल प्रूव करो, हम उल्टा मानेंगे कि यार √2 को रैशनल है ना। लेट्स अज्यूम, दोस्तों मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जितनी चीज़ें लिखना ज़रूरी है सारी चीज़ें, तो मैं साथ साथ लिखते चलो। लेट्स अज्यूम √2 इज इरेशनल, प्रूव करना था उसको उल्टा रैशनल, ठीक है।
अगर मैंने इसको रैशनल मान लिया, इसका मतलब क्या है, बोलने से थोड़ी हो जाता है। रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? रैशनल की डेफिनेशन लिखो अब यहाँ पे, इसका मतलब √2 इज इक्वल टू P/Q फॉर्मेट, फ्रैक्शन फॉर्मेट में हम लेके आ गए, वेयर, है ना, पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड भूलना मत Q इज नॉट इक्वल टू 0, पूरा लिखना पड़ेगा। रैशनल का तो मतलब ही ये होता है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ पर बतानी पड़ेगी। चलो, रैशनल हो गया, अब ऑपरेशन शुरू किया जाए। और एक चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अपने को दोस्तों, रैशनल भी ऐसे वाले लिए है जहां पर P/Q कोप्राइम्स है, जैसे वो 25/15 नहीं है, काटो उनको, उनके कॉमन फैक्टर्स हटाओ, इसको 5/3 कोप्राइम फॉर्मेट में लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q, P एंड Q आर कोप्राइम्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत 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 जरूरी है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को इसको साइड करना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी लाइन को हम गलत प्रूव करेंगे। अगर आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा तो फिर आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। चलो अब ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन शुरू करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है, √2 है, √2 को हटाना है तो दोनों को तरफ स्क्वायर कर दो। क्या लिखते हैं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या रहता है मेरे पास, यहाँ पे रहता है √2 का हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। ध्यान से देखो, P² अपॉन Q², 2 के बराबर आ रहा है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इधर उधर कर देंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, Q² को इधर लेके आएंगे, तो ये आ जाता है मेरे पास Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 2। क्यों किया ऐसा, ध्यान से देखना दोस्तों। क्यों क्या था, एक इंटीजर था, जैसे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, डेसिमल वैल्यू तो ये नहीं है, डेसिमल वैल्यू तो ये नहीं है, ठीक है। उसका स्क्वायर करोगे तो भी डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, अगर ये चीज डेसिमल नहीं है यानी कि जरूर 2 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। किसको डिवाइड किया होगा, देखो 2 P² को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड किया है तभी Q² एक इंटीजर है, नहीं तो Q इंटीजर नहीं होता, ये बात गलत हो जाती, ठीक है। ओके, तो यहां से मुझे पता चलता है भाई 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो अब हम हमारा वाला एक्सियम लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, कौन से रंग से लिखते हैं, 2 डिवाइड्स, अरे ये क्या हो गया, 2 डिवाइड्स P², देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, है ना। 2 डिवाइड्स P², 2 ने P² को डिवाइड किया यानी कि 2 P को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से अब मैं एक लाइन बोलता हूं कि भाई अगर 2 P को डिवाइड करता है तो मैं लिख दूंगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अच्छा, ये जो आया था इसको आप बोल दो दिस इज 1, इसको हम बोल देते हैं दिस इज 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 P का फैक्टर होगा, हमने बोला ही था। हमने क्या बोला था भाई, ये दोनों कोप्राइम है ना, P और Q कोप्राइम है। अभी P का फैक्टर 2 निकला है, फिर अभी थोड़ी देर में मैं Q का भी फैक्टर 2 निकाल दूंगा। कोप्राइम थे तो इनका तो कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं था, मैं दोनों में 2 कॉमन फैक्टर निकाल दूंगा, यानी कि हम जो मान के चले थे वो गलत था। ऐसे प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो चलो 2 को हमने निकाल दिया है फैक्टर, अब हमें क्या करना है, अब दूसरे वाले को भी लाना है। कैसे लेके आएंगे जरा ध्यान से देखो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट्स अज्यूम, अज्यूम 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 P इज इक्वल टू 2 टाइम्स n। P का एक फैक्टर है ना 2, P का एक फैक्टर है 2, तो बची हुई चीज n मान लेते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं n की कोई भी वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज को पहली इक्वेशन में रख दोगे, है ना, तो इसको हम रख देंगे, इसको मैं रख दूंगा 1 में, तो यहां से ये 1 वाली चीज मेरे पास देखो क्या आ जाएगी, यहां से मेरे पास ये जो 1 वाली चीज है Q², ये आ जाता है मेरे पास Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह रख दो 2n, 2n डिवाइडेड बाय 2।
पी का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ज़रा देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो जाता है मेरे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4n स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर में 2 है उसने काट दिया। यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ हो गई। यहाँ पर और एक चीज़ लिखनी पड़ेगी अपने को भाई, n भी एक इंटीजर है ना, n इज एनी इंटीजर, n भी एक इंटीजर है यहाँ पर। ओके अब यहाँ पर n एक इंटीजर है, फिर देखो 2 को इस तरफ ले आएंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज, इम्प्लॉय नहीं होता, n स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर वही चीज़ हो गई। देखो भाई n एक इंटीजर है यानी वो डेसिमल वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू नहीं है यानी 2 ने इसको पक्के से कंप्लीटली डिवाइड किया होगा, 2 ने इसको पक्के से कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। और हमारा एक्सियम कहता है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो यहाँ से ही मैं लिख दूंगा, यहाँ से ही मैं लिख दूंगा। दोस्तों मेरे पास लाइन खत्म हो गई है, मतलब पेज खत्म हो गया तो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ भाई, एन स्क्वायर एक इंटीजर आने वाला है, एन एक इंटीजर था तो एन स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो ये भी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, है ना, नॉट डेसिमल, ये एक डेसिमल वैल्यू नहीं, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को, इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ध्यान से देखो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेके क्या चले थे, p एंड q और को प्राइम्स, आ क्या गया, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हमेशा यही होगा, जिसको भी रूट के अंदर जो भी ये 2 है तो वही कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। अभी मैं रूट 3 प्रूव करूंगा तो यहाँ पे 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ये निकल के, अगर मेरे को रूट 7 या रूट 5 प्रूव करवा लिया इन्होंने तो वही चीज़ कॉमन फैक्टर p और q निकल के आ जाती है। यही अपने को फॉलो करना रहता है। अब देखो बस, अब यहाँ पे इंग्लिश में हमें समझाना है कि भाई देखो ये लेके कुछ चले थे, गलत आया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। हम तो यहाँ लेके चले थे, ये आने वाले थे कोप्राइम्स, लेकिन इनका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। क्यों आया है कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन के कारण कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। इसका मतलब हम लिख देंगे, अजम्पशन क्या किया था भाई, अजम्पशन तो हमने ये किया था, ये तो इसको लिखने का तरीका था मैथ्स में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, हमने अज्यूम किया था रूट 2 इज रैशनल, इसका मतलब रूट 2 इज इरैशनल, ठीक है। ये 4 चीज़ें लिखना ज़रूरी है दोस्तों, कि भाई दोनों का कॉमन फैक्टर आया है, कॉमन फैक्टर आया इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन क्या थी कि रूट 2 रैशनल है, तो अब वो रैशनल नहीं है, बदल दो, इसका मतलब है कि वो इरैशनल है। ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इसको लिख लो, ऐसे कैसे ही करना है। अब इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लिखो इसको, लिखो 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 लिखो। आप चाहो तो इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना यार, यहाँ पर 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको, ताकि बाद में जब अपन पढ़े ना तो अपने को समझ में आना चाहिए, एग्ज़ाम में भले ही मत लिखना उसको, पर यार लिख लेना, इसका मतलब P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स। हम मान के चले थे P एंड Q आर को प्राइम, हमारे पास आगे P एंड Q आर नॉट को प्राइम, ये आया था। देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली दिख रहा है, क्या गलत हो गया, इसलिए हमारी असम्पशन गलत है, ठीक है। लिख लो अब इसको, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिया है तो आगे चला जाए। हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब दोस्तों सेम चीज होने वाली है, एग्जैक्ट सेम तरीका है पिछले वाले जैसा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तभी तुमसे होगा। एक बार जो तुमसे ये प्रूफ हो गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अभी छापना मत इसको, खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। एग्जाम में कैसे लिखोगे वैसे एक बार लिख के अभी देख लो यार, तैयारी कर लो, रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए दोस्तों, सॉल्व करा जाए, सॉल्व करा जाए। कितने लोगों से हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। हम मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से नहीं, हम अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई रूट 5 इरेशनल है, तो हम मानते हैं क्या, लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ओके, अगर ये रैशनल हमने माना है तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर हमें लिखना पड़ेगा पी एंड क्यू आर, डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार, कोप्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लाल कर देता हूँ, कोप्राइम इंटीजर, तो हमारे काम की चीज़ तो कोप्राइम ही है ना, कोप्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ हो चुकी है। ओके, इन दोनों का पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में रूट 5 है, देखना 5 ही इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, जो अंडर रूट के अंदर होता है वही दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आता है। कैसे लेके आते हैं, स्टार्ट किया जाए, रूट 2, अरे इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पर क्योंकि q एक इंटीजर है, यानी कि ये डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि 5 ने p को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा, है ना। क्योंकि ये एक इंटीजर है तो 5 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, अब हिंदी में लिखवा देता हूँ, आपको एग्जाम में मत लिख के आना, है ना। q इंटीजर है, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हुआ है। एग्जाम में मत लिख के आना है। चलो यहां से हम क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं अपना एक्सियम जो है ना, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स डी आई वी आई डी ई एस पी ऑल्सो, खत्म, 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो यहां से मेरे को पता चल जाता है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 2, ये मेरी एक्चुअली नंबर 1 थी। ठीक है, नंबर 1 ये थी, नंबर 2 ये थी। अब मैं क्या करता हूँ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p है, तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप देखो, 5 को p का फैक्टर निकाल दिया, 5 को q का भी फैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, 5 इसका फैक्टर है, तो लेट p इज इक्वल टू 5n, जहाँ पर n इज एन एनी इंटीजर। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, पुट इन 1, इसको उठा करके मैं 1 में डाल दूंगा, 1 में डाल दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है क्यू स्क्वायर 5 सॉरी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह मैं रख दूंगा 5n, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाता है क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर 5, है ना, ऐसे ही आ जाता है। या फिर मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। समझ में आ गया किया मैंने, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ऐसा करने का फायदा क्या है, जब भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 एक प्राइम नंबर है, एन एक इंटीजर है, तो ये डेसिमल वैल्यू तो होगी नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं यानी कंप्लीट डिवीजन हुआ है। अब भाई 5 क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ने क्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है, 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। थर्ड, सेकंड में लिखा था 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, यहाँ लिखा 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, हमने 5 दोनों का फैक्टर निकाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम 2 and 3 इनसे मुझे पता चलता है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब पी एंड क्यू आर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट को प्राइम्स। अब हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन, लेके चले थे को प्राइम, निकल आए नॉट को प्राइम, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। क्यों हुआ है भाई कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू, अरे 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 अरे, कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब √5 इज नॉट रैशनल, यानी कि इज इरैशनल। तो दोस्तों ये सारी चारों लाइनें लिखनी होती हैं, है ना। पहले तो इसका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कोप्राइम नहीं है, यहाँ कोप्राइम लिखा था, यहाँ कोप्राइम नहीं लिखा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ध्यान रखना, यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, यहाँ कॉमन फैक्टर निकाल दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। इसका मतलब हमने जो लेके चले थे वो गलत था। इस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, आंसर पूरे लेके आओगे। लिख लो इसको, बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये समझना, है ना। बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये समझना। लिखें इसको एंड आगे बढ़ते हैं। अपने को ना दो तरीके के इरेशनल और इरेशनल, लिख लो पहले एक बार, दो तरीके के इरेशनलिटी के प्रूफ्स अपने को करने होते हैं। पहला होता है ऐसा वाला जिसमें √2 √3 √5 होता है, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन वाला। तो अपन कॉम्बिनेशन वाले पे आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन वाला एक्चुअली आसान है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते क्या हैं, रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते क्या, हेडिंग लिखो, कॉम्बिनेशन, मिला दिया जुला दिया, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ कुछ करा दिया। चलो देखो, 3 केस बनाऊंगा, 3 केस बनाने वाला हूँ, स्क्रीन के 3 हिस्से कर लो ऐसे। मान लो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, रैशनल प्लस रैशनल करें, रैशनल माइनस रैशनल करें, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल करें, रैशनल को डिवाइड बाय रैशनल करें, हमेशा जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। हमेशा जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। दूसरा केस देखो, अगर मैं रैशनल प्लस इरेशनल कर दूं, या फिर रैशनल माइनस इरेशनल कर दूं, या रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल कर दूं, या रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल कर दूं, या फिर इरेशनल को डिवाइड कर दूं रैशनल से, कुछ भी कर सकता हूँ ना। इन सभी में जब एक रैशनल है एक इरेशनल है, गारंटी से हमेशा रिजल्ट इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख करके बता देते हैं, यहाँ पे है एग्जाम्पल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रैशनल प्लस रैशनल, जैसे अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो वो 4 आता है। देखो ये सब रैशनल थे, ये भी रैशनल ही है। यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 + √3 कर दूँ तो ये यही रह जाता है भाई। अब ये पूरा का पूरा एक नंबर बन जाता है, और हम बोलते हैं यार ये जो पूरा का पूरी टर्म है इसको हम बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर, ये आ चुकी है। इस तरीके की चीज़ होती है। गारंटीड है कि रैशनल प्लस इरेशनल, या एक रैशनल एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर दोनों ही हमारे इरेशनल हो जाए, जैसे इरेशनल प्लस इरेशनल, या इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल हो गया, या फिर इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल हो गया, तो अब इन केसेस में आई कैन नॉट से, कांट से, ठीक है, कि अब क्या रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका देखो एक एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा। देखो √2 + √2 करो तो ये आ जाता है मेरे पास 2√2। बताओ ये रैशनल, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल आ गया। √2 माइनस √2 करो, 0 हो गया। इरेशनल इरेशनल, अब की बारी हमारे पास रैशनल आया। ज़रा देखो, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 करो, ये क्या हो गया,
अब ये 2 हो जाता है, फिर से रैशनल आ गया, कुछ कह नहीं सकते, है ना। √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 कर दो, दोनों इरेशनल को मल्टीप्लाई किया भाई, ये √6 आ गया, अब ये फिर इरेशनल आ गया, कुछ भी हो सकता है, दोनों इरेशनल है, वी कैन नॉट से, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। लिख लो, छोटी सी चीज़ है यार, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। हमें क्या करना है, लिखो इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं अगली स्टेज पे लेके जाऊँ तुम्हें, अगले पेज पे लेके चलूँगा, घसीट घसीट के, नहीं नहीं, पेन घसीटेंगे, तुम्हें थोड़ी घसीट देंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाले बताओ, तुम पहले तो ये बताओ मुझे, क्या तुमको लग रहा है ये उससे मुश्किल होता होगा कि आसान होता होगा? कॉम्बिनेशन वालों में हमेशा कॉम्बिनेशन वाले आसान होते हैं, जो हमने पहले प्रूव किया था वो मुश्किल होता है, ये वाले हमेशा आसान होंगे। इसमें हम हमेशा मान के चलते हैं कि √3 इरेशनल गिवन है, ठीक है। जब भी कॉम्बिनेशन कोई प्लस माइनस चीज़ आ रही है, हमेशा कुछ मान के चलना है। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, है ना, कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में मान कर चलो कुछ इरेशनल गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? इरेशनल, अपना ये √3 इरेशनल गिवन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है √3 की जगह √5 हो जाए, मतलब फीलिंग समझो, आपको पूरा प्रूव नहीं करना है, आपको आधा प्रूव करना है। देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं, करते इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन से है, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रूफ है यार, तुमको यकीन नहीं होगा कि इतना सिंपल सा हो जाएगा, वैसे तुम जानते हो उसके बारे में। चलो, तो अब कैसे करेंगे, करेंगे हम वही शुरुआत, लेट्स अज्यूम 2 प्लस √3, देखो ये 2 प्लस √3 अपने आप में एक पूरा नंबर है ना, 2 अलग नंबर है, √3 अलग नंबर है, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो एक अलग नंबर बनता है। तो 2 प्लस √3 इज रैशनल। उल्टा मानेंगे हम, हमेशा उल्टा मान लेते हैं। अच्छा ऐसा है, इसका मतलब अब लिखो 2 प्लस √3 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने ये चीज़ें नहीं लिखी, हो सकता है आपको कोई नंबर काट ले, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन यही होती है ना, रैशनल की डेफिनेशन ये होती है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो, अब कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, देखो कितना जल्दी आसान हो गया यार। ये √3 वाले को तो हम मान के चल रहे हैं इरेशनल है, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में एक को मान के चलते हैं हमेशा। तो रूट वाली टर्म को एक तरफ छोड़ो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इधर रह जाएगा, ये P/Q इधर होगा, ये -2 उधर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम ले देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू P, Q इधर जाएगा तो ये -2Q डिवाइडेड बाय Q। ध्यान से देखो, हो गया अपना प्रूफ खत्म है, बस इतना ही करना होता है, इसमें इतना ही करना है। अब कैसे देखते हैं यार, लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या बोलेंगे, LHS इज लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। राइट हैंड साइड पे देख के बताओ मुझे, P 2Q ये सब इंटीजर्स हैं, देखो P और Q इंटीजर है, 2 तो इंटीजर है, हमें पता ही है, इंटीजर रैशनल होते हैं, है ना। तो ये 2Q रैशनल रैशनल को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी रैशनल होगा, फिर रैशनल रैशनल को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये भी रैशनल होगा, फिर जो भी रैशनल आया होगा उसको रैशनल से डिवाइड किया तो ये भी रैशनल होगा, तो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा, RHS इज रैशनल, अरे छोटा आ रहेगा यार, LHS इज इरेशनल, RHS इज रैशनल, दिख गया आपको, सीधे लिख दो, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, लिख दो इस चीज को भी, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अजम्पशन क्या थी, 2 प्लस √3 को रैशनल लेके चले थे, इसका मतलब 2 प्लस √3 इज रैशनल, खत्म, इतना सही है प्रूफ। बताओ, है आसान, कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं लग रहा, देखा था मैंने पहली बार तो मैं भी चौंक गया था,
कि इतना छोटा भी सवाल होता है। अब होता है तो मैं क्या करूँ, ऐसे ही करना है। इसमें हम मान के चलें देखो कि √3 इज़ इर्रेशनल। हमने मान लिया कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में कि भाई जो भी अंडर रूट के अंदर की चीज़ होती है वो इर्रेशनल है, उसको इर्रेशनल प्रूव करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर इसे इर्रेशनल प्रूव करने चला गया तो आपको मालूम है √3 को इर्रेशनल प्रूव करने का कितना बड़ा हमारा इतने बड़े बड़े प्रूफ चले जाते हैं। तो ये आपको करना नहीं होता है, ठीक है। कहाँ गए, लिख लो इसको। एग्जाम में यही लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, यही एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, ऐसे ही करना है। लिख लो लिख लो लिख लो। इसका एक और सवाल करते हैं, फटाक से करेंगे, ठीक है। चलो, अब की बार तुम्हारे सामने स्क्रीन पे सवाल है। मान के चलोगे √3 रैशनल है, कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह बिठाने हैं, तुम्हें पता है कैसे करना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है एग्जाम में कैसे लिखना है? तो अभी के अभी वो समय है दोस्तों जब प्रैक्टिस करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, अच्छे से लिखना जैसे एग्जाम की कॉपी में लिखने वाले हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों, सॉल्व किया जाए, प्रूव करना है। चलो, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं तो उल्टा मान लेंगे। लेट्स अज्यूम उल्टा मान लेंगे। लेट्स अज्यूम 5 - 2√3 इज रैशनल। हमने ऐसा मान लिया। ऐसा मानने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 5 - 2√3 इज इक्वल टू P/Q, where P and Q are integers। ये मत लिखना भूलना, ये लिखना भूल गए क्योंकि बाकी तो कुछ करने को है नहीं। तुम्हारे मार्क्स कहाँ काटेंगे? अगर किसी को काटना ही है तो यहाँ पर ही कटेंगे। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब यहाँ से हमको बस √3 को एक तरफ छोड़ दो, जो भी इरेशनल दिख रहा है उसको एक तरफ छोड़, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो पहले यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको अब की बार इधर लेके आता हूँ। 5 - P/Q इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, ठीक है। अच्छा चलो, 2 को और इधर लाएंगे, यहाँ पर एलसीएम भी लेना होगा। तो यहाँ से हो जाता है मेरे पास, देखो ये 5Q - P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 2√3, ऐसा आ रहा था। एक काम करो, यहाँ पे सिर्फ √3 बोलो, वो 2 को भी अब इधर ला सकते हैं, ख़त्म। बहुत लोग ऐसे यहाँ पे भी गलती करते हैं, मेरे को मालूम है। हाँ, ऑफलाइन क्लास लेता था, वहाँ पे ये होता ही नहीं है बहुत लोगों से। तो एलसीएम वगैरह में गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, तो आराम आराम से हौले हौले किया करो, ठीक है। सिली मिस्टेक इधर नहीं करना। चलिए, यहाँ से अब बस हो गया, प्रूफ हो ही गया यार, कुछ बचा तो है नहीं। यहाँ पे लिख देंगे इट्स ए कॉम्बिनेशन LHS इज, अब की बार LHS इज रैशनल नहीं, अब की बार LHS इज रैशनल, और RHS इरेशनल है, RHS इज इरेशनल, ठीक है। रैशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया है? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। क्यों हो गया है कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन हो गई यहाँ पे। इसका मतलब, अब बताओ क्या अज्यूम किया था? 5 - √2√3 इज रैशनल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - 2√3 इज नॉट रैशनल, इसका मतलब इट इज इर्रेशनल। यार मेरे को अभी अभी ऐसी फील आ रही है, पिछले में मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ, सही लिखा है। कई बार बोलते बोलते भी गलत लिख जाता है इंसान, हो जाता है। इरेशनल बोलते बोलते रैशनल लिख दिया, बताओ, हो जाता है ऐसा। तो इतना छोटा सा प्रूफ है यार, हम मान के चला हमने कि √3 इरेशनल गिवन है। ये हम हमेशा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा मान के चलते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, मैं हाथ ताप लेता हूँ इधर, लिख लो इसको। और एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले, बढ़िया बढ़िया लास्ट क्वेश्चन है एक, दिमाग लगाओ और करो। करोगे? मज़ेदार क्वेश्चन है, अब दिमाग लगेगा। एक स्टेप बढ़ गई है इस क्वेश्चन में। क्या करना है? दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे मान के चलना, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखना चाहते हो आप, एग्जाम कॉपी के हिसाब से जमा के लिखो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। यार करना वैसे ही है, अटकने की ज़रूरत नहीं है, अटकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम क्या है। हम हमेशा जानते थे, हमने क्या देखा था, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल करेंगे तो मुझे नहीं पता वो क्या आता है। वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। मैंने इसका आपको एग्जांपल भी बताया था। तो यहाँ पे मुझे देख के नहीं पता भाई वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। वैसे मुझे पता है पर ऐसे मैं बोल नहीं सकता, प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आ जाओ कैसे करेंगे। लेट्स अज्यूम, उल्टा अज्यूम करो। लेट्स अज्यूम, लेट्स अज्यूम √2 प्लस √3 इज रैशनल। ये पूरी की जो पूरी चीज़ है वो एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू P बाय Q, where P and Q are integers, है ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन लिखना मत भूलना दोस्तों। चलो ये लाइन तो लिख दी तुमने, अब आगे बढ़ानी है गाड़ी हमको। क्या करें यहाँ पर, एक तरफ दोनों ही हमारे पास इरेशनल वाले, हम एक तरफ रखते थे रैशनल चीज़ें एक तरफ ला देते थे। ये तो ऑलरेडी हो रखा है। अब मैं यहाँ पे गारंटी से नहीं बोल सकता कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, राइट हैंड साइड इज रैशनल। ये तो मालूम है राइट हैंड साइड इज इरेशनल, दोनों इंटीजर हैं P एंड Q। इसका मैं कह नहीं सकता वो, ठीक है, वो जो हम लिख देते थे ना LHS इज इरेशनल, यहाँ पे बोल नहीं सकते वो हम। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। एक काम करते हैं, एक सिंगल इरेशनल नंबर बनाते हैं इसको, है ना। तो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ एक बार, √2 प्लस √3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √2 इंटू √3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे क्या आ जाता है मेरे पास, 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो एक सिंगल, यहाँ पे दो दो इरेशनल थे, अब बस एक ही इरेशनल बचा है। तो बचे हुए सबको दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, 2√6 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, हमारे पास आ जाता है √6 इज इक्वल टू, है ना, चलो यहाँ पे 2 रहने दो पहले, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। कितना हो, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे बस एलसीएम लिया और कुछ नहीं, 2√6 ऐसे कैसे ही है। फिर यहाँ से मैंने इस 2 को गायब करके इस तरफ कर दिया, तो ये ठीक है। अब क्या करना है, हो चुका है अपना काम दोस्तों। ये है हमारे पास LHS इज इरेशनल। मान के चलेंगे अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है वो इरेशनल है, और ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स है ना। भले ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन सब इंटीजर्स ही हैं, सब रैशनल है। रैशनलों को कुछ भी घुमा फिरा के करते रहो वो रैशनल ही रहता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा RHS इज रैशनल। ठीक है, एक इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हो गया भैया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है। क्यों हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन, हुआ है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ड्यू टू रॉन्ग असम्पशन। हमारे जो मान के चले थे वही गलत था। तो क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे √2 प्लस √3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि उसका उल्टा हो चुका है, इज रैशनल, हेंस प्रूफ। ये है एग्जाम में लिखने का तरीका। फुल मार्क्स लेकर के आओगे, मजे करोगे, इतना ही है। था सिंपल, था सिंपल कि नहीं था, हो गया। चलो तो दोस्तों इतना ही है आज की इस क्लास में, इसको पहले तो लिख लो तुम लोग। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, नया चैप्टर, नए चैप्टर की शुरुआत, रियल नंबर्स। आई होप तुम्हारा अच्छे से हो गया हो। वैसे रियल नंबर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है। क्यों आता है, क्योंकि क्लास 10 का पहला चैप्टर है अपना। जब भी लोग आते हैं नए नए जोश के साथ नई क्लास में, पहले चैप्टर को बहुत बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं, बाद में जाकर के गड़बड़ होनी शुरू होती है।
अभी तक अगर आपने रियल नंबर्स अच्छे से देख लिया है तो आगे जाकर के हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे और मज़े करेंगे यार। मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।